Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about the stock markets and rest of the important terms in macroeconomics. Right? So this is basically a continuation of economics basics. So without any further delay, let's get started. So as I said, first we are going to start with uh, basics of stock market. So first of all, let's come to stocks. What are stocks? Stock uh, is a stock is ownership in a publicly traded company. Ownership in a publicly traded company. यानी कि किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक अगर आपके पास है तो आप उस पार्टिकुलर कंपनी का ओनर है, कंपनी के ओनर है, राइट? स्टॉक इज अ क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स. मतलब स्टॉक एक क्लेम है एक कंपनी के एसेट्स और अर्निंग्स का, राइट? द मोर स्टॉक यू हैव द ग्रेटर योर क्लेम एज एन ओनर. आपके पास जितना ज्यादा स्टॉक है उतना आपका क्लेम है उस कंपनी पे एज एन ओनर. आप मैं फिर से बता दूं कि अगर आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है तो आप उस पार्टिकुलर कंपनी के ओनर्स में से एक है. ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स का फीचर ये है कि इक्विटी शेयर मेक्स द होल्डर an owner of the company. So let's see some of the common stocks. So some of the common stocks are most common forms of stock. One vote per share. This is talking. It is talking about equity share. And dividends are not guaranteed. This is also equity share. Preferred stock. That means preference share. Fixed dividend. आपको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा चाहे कंपनी का फायदा हो या ना हो, but may or may not include voting. Companies may customize other classes of stock. ओके, कंपनी अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकती है, बट ब्रॉडली इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इक्विटी और प्रेफरेंस. द मार्केट्स. तो मार्केट वो जगह है जहाँ पे शेयर्स को डील किया जाता है, राइट? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे स्टॉक्स को पहली बार लाया जाता है. कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तो प्राइमरी मार्केट में करती है. सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड स्टॉक्स को डील किया जाता है. इन्वेस्टर्स ट्रेड प्रीवियसली इशूड स्टॉक्स. उसके बाद कंपनीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर स्टॉक. Initial public offering. First time a stock is sold to the public, sold in the primary market. All right. So these were the basic terms of stock market. Now let's come to some of the important terminologies and exchange terms and indices of stock exchange. So stocks जहाँ पे buy और sell किया जाता है. फर्स्ट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है. अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एमएक्स, नस्डैक, एनएससी, बीएसई. ओके, a collection of stocks representative of the stock market. मतलब stock market is basically a collection of stocks. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे. डो जोन्स. डो जोन्स क्या होता है? 30 मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट. 30 most significant stocks in this stock market. Okay. 30 मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट को जो डो जोन्स कहते हैं. उसके बाद S&P 500. 500 लार्जेस्ट कंपनीज ऑन द यूएस स्टॉक मार्केट. यूएस स्टॉक मार्केट के 500 सबसे बड़े कंपनीज को S&P 500 कहते हैं. आई थिंक इंडिया में भी ऐसा कोई टर्म है, फॉर्चून 500 करके. ओके, नाउ लेट्स कम टू Nasdaq Composite. So basically Nasdaq Composite means all stocks on the Nasdaq. Nasdaq एक स्टॉक एक्सचेंज है और Nasdaq Composite means all the stocks that are listed on the Nasdaq are called Nasdaq Composite.
सेंसेक्स है कि 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो फर्स्ट 30 वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है उनको उनके जो उनका जो मतलब स्टॉक का प्राइस है उनके उसके बेसिस पे सेंसेक्स कैलकुलेट किया जाता है, सेंसेक्स। ओके, इसको इग्नोर करिए, ये पहले का डेटा है। निफ्टी, निफ्टी क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ 50 स्टॉक्स इन एनएसई। ओके, तो एनएससी निफ्टी क्या, निफ्टी पॉइंट्स क्या होते हैं? ये एनएससी के जो 50 स्टॉक्स है उनके वेटेड एवरेज को हम लोग निफ्टी बोलते हैं। व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइस टू चेंज? स्टॉक का प्राइस बदलता क्यों है? देखिए, स्टॉक लोग इसलिए बाय करते हैं ताकि व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द prices of the stock alter, change, then the shareholder can make some profit out of it by buying or selling, right? So what causes the stock prices to change? पहली बात तो सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड किसी भी चीज की प्राइस को डिटरमाइन करती है, चाहे वो स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो या फिर डे टू डे कमोडिटीज, राइट? अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशंस, लोग कितना कमा रहे हैं और लोगों का क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। मतलब लोगों को अगर लगता है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी और उसका स्टॉक का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, तो वो जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं उसको, अ, उस कंपनी के शेयर को खरीदने में लग जाएगी, है ना? और इससे क्या होगा? देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ availability and more number of customers due to which its price will rise. नेक्स्ट क्या होता है? सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स। तो लो सेंटिमेंट्स और एटीट्यूड का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। यहाँ पे इंडिया में एक टर्म है दैट इज कॉल्ड जिंगोइज्म। दिस द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियटिज्म। तो ये इंडिया में बहुत देखने को मिलता है। देखिए ना, अभी बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड वगैरह चल रहा है। तो व्हाट आर ऑल दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ जिंगोइज्म, राइट? सो लोगों को पार्टिकुलर, सपोज कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो कि मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ है या फिर किसी पार्टिकुलर रिलीजियन को हर्ट करता है, रिलीजियन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है या फिर पार्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो उससे क्या होगा? उस पार्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना बंद कर देंगे और बेचना स्टार्ट कर देंगे। ओके, so next we come to economic indicators. So economic indicators is a huge determinant behind the price of a stock, because we will read further. There are two terms called bull market and bear market. Okay, so then we will learn how economic indicators are important determinants of price. उसके बाद फॉलो द लीडर। फॉलो द लीडर का सबसे अच्छा एग्जांपल है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक ट्वीट कर देता है, लोग समूहों में इकट्ठा होके खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो एंड एनीथिंग एल्स, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बट दीज आर द मेन रीजंस बिहाइंड प्राइस चेंज इन स्टॉक प्राइस। उसके बाद हम आते हैं, ये पुराने डेटा है, पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी कौन से मतलब पिलर्स या फिर इम्पोर्टेंट जो है, पिलर ही बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट पिलर के सहारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो मतलब ग्रो कर रही है या फिर सस्टेन हो पा रही है। सो पहला ऐसा पिलर है न्यू प्रोसेसेस। न्यू प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं इंडिया में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, जीएसटी लागू हुआ है, डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ है। न्यू सेक्टर्स कौन कौन से हैं? मेजर एफडीआई रिफॉर्म्स एंड इन्फ्लोस। न्यू अप्रोच क्या क्या है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया।
न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट में, रिसेंट बजट में काफी एम्फसाइज किया गया है और फर्दर भी एम्फसाइज किया जाएगा। न्यू इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया design and innovation, startup India, intellectual property rights. Okay, so these are all the examples of new innovation and research and development. New mindset, from red tape to red carpet. So these are all the pillars of Indian economy. New processes like ease of okay, so I can just go back and watch it again. Next we come to the problem of double counting. Double counting क्या होता है कि नेशनल इनकम काउंट करते वक्त आपने किसी पार्टिकुलर कमोडिटी के वैल्यू को डबल काउंट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने उसके इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को भी काउंट किया और उसका जो फाइनल गुड है उसका भी वैल्यू आपने काउंट किया। तो इस तरीके से डबल काउंटिंग या ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा। तो हम डबल काउंटिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय यूजिंग द मेथड कॉल्ड वैल्यू काउंटिंग। वैल्यू काउंटिंग, वैल्यू काउंटिंग क्या होता है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। हाँ, इसके बाद आता है दी सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ द या circular flow of money. So we can measure the value of all goods and services produced, which is basically GDP, by either working on the lower loop, that is ये वाला, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर है ये। हाउस होल्ड से पैसा जो है लेबर के थ्रू फर्म्स में जा रहा है। ओके, हाउस होल्ड से जो है मतलब नॉट मनी एक्चुअली, द दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो हाउस होल्ड से प्रोडक्टिविटी जो है वो फर्म्स में जा रही है और फर्म्स जो है उस पार्टिकुलर लेबर को प्रोसेस करके उनसे काम वाम करवा के गुड्स दे रही है जो वापस हाउस होल्ड को जा रहा है। तो दिस फॉर्म्स ए साइकिल, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरे तरीके से भी हम लोग इनकम मेथड भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इनकम मेथड में हम लोग देख सकते हैं कि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड से जो एक्सपेंसेस है वो फर्म्स को जा रहा है और फर्म्स का जो एक्सपेंस है वो हाउस होल्ड पे जा रहा है। दैट इज इनकम, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ साइकिल एंड दिस इज कॉल्ड इनकम मेथड। मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हो रहा है कि फर्म्स जो है, सॉरी, हाउस होल्ड जो है वो लेबर जो है अपने लेबर के फॉर्म में फर्म्स को अपना एक्सपेंडिचर दे रही है और फर्म्स जो है अपने गुड्स के फॉर्म में अपना एक्सपेंडिचर दे रहा है। और इनकम मेथड में हाउस होल्ड अपना जो इनकम है वो कमा रही है फर्म्स से और फर्म्स जो अपना इनकम है वो कमा रही है हाउस होल्ड से। So these both of these methods can be used to calculate national income. Yeah, as I said, so the value added method is basically आप कितना, मतलब जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट गुड्स ऐड कर रहे हो, आप मतलब कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो फाइनल गुड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, सपोज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो जिसमें फार्म, कॉर्न, फ्लावर, ब्रेड और पैकेज होता है, राइट? तो फार्म का मतलब कॉर्न का जो कॉस्ट है, लेट से वो 0 यूनिट्स है। फार्मर्स फार्मर्स के लिए कॉस्ट 0 यूनिट है और सेल्स है लेट से 100। तो वैल्यू यहाँ पे 100 ऐड हो गया। मिल है, मिल जो है फ्लावर दे रही है तो उसका कॉस्ट पड़ता है 100 और सेल्स हुआ है 140 का। तो प्रॉफिट जो होता है मतलब डिफरेंस, दैट इज 40। बेकर जो ब्रेड बनाता है उसका लेट से कॉस्ट है 140 और सेल्स वैल्यू है 200। तो यहाँ से भी 60 चला गया।
और स्टोर जो है वो फाइनल गुड को बेचती है 220 रुपए में, है ना। सो यहाँ पे 20 रुपए वैल्यू ऐड हुआ, तो टोटल कॉस्ट पड़ा हमारा 440, टोटल सेल्स हुआ हमारा 660 का, और टोटल वैल्यू ऐड हुआ हमारा 220। तो जो फाइनल जो नेशनल इनकम हो में इंक्लूड होगा दैट इज 220 वैल्यू, राइट। प्लीज नोट दैट ये सेम कमोडिटी है, राइट। ये मतलब कॉर्न को मिल में सेल किया गया, मिल में उसको फर्दर प्रोसीड करके फ्लावर के मतलब फ्लावर के रूप में बेकर को सेल किया। बेकर बेकर जो है उससे ब्रेड बनाया और ब्रेड बना के स्टोर को बेच दिया। Now let's read about some of the functions of RBI, right? Some of the functions of RBI. So first and foremost, role of RBI is monetary authority. It is the apex bank of India. It formulates, implements, and monitors the monetary policy. Monetary policy की देखभाल करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको पहले समझाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज होते हैं जो सरकार जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो म, मतलब इंटरेस्ट वगैरह को अ, का मैनिपुलेशन करती है, तो उन पॉलिसीज को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है ना। अ, तो इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कंट्रोल करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योर्स एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। ओके। मॉनेटरी अथॉरिटी होने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर जगह में प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना एंड फ्लो, ये भी इंश्योर करना कि सफिशिएंट क्रेडिट फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द इकोनॉमी। उसके बाद रेगुलर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। तो रेगुलेटर और सुपरवाइजर में फंक्शन क्या होता है? प्रेस्क्राइब्स ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस विद इन विच कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस। बैंक हमारे देश का जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है वो कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके उनका वो फंक्शन करेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। मेंटेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि आरबीआई का रोल एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर का ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक पे भरोसा बनाए रखना, है ना, और उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो आरबीआई अपने पास हर देश का थोड़ा थोड़ा जो है फॉरेन करेंसी रखती है जिससे इंडिया का जो अल्टीमेट करेंसी है वो बैलेंस हो सके, है ना, हमारे पैसों की वैल्यू ना गिर जाए इसलिए। facilitates external trade and payment and promotes orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. फैसिलिटीज जैसे कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट फैसिलिटेट करती है और ऑर्डरली डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ओके। इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई जो है इशू करेंसी को इशू करती है ताकि पब्लिक के पास इनफ सप्लाई रहे करेंसी नोट्स का और कॉइन्स का। बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है ना वो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक। और फंक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई के थ्रू ही होता है। बैंकर टू द बैंक्स। ये जो कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी आरबीआई के अंडर में ही मतलब काम करते हैं। Maintaining banking accounts of all scheduled banks, facilitates settlement of interbank obligations, maintaining statutory reserve requirements, so acts as lender of last resort. Okay, so these are the objectives कि बैंकर टू बैंक, कमर्शियल बैंक के जो बैंकर है आरबीआई, वो सारे बैंक का खाता मेंटेन करता है। और इंटर बैंक ऑब्लिगेशंस वगैरह जैसे कि एक बैंक दूसरे बैंक से मतलब अगर कोई शॉर्ट टर्म उधार लेती है तो उसको टाइम पे मतलब टाइम रहते ही उनको चुकता कर दे। ओके। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इंश्योर्ड बाय द आरबीआई। डेवलपमेंट रोल। तो डेवलपमेंट रोल में आरबीआई का क्या काम है कि परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस। काफी प्रमोशनल वगैरह करती है
डेवलपमेंटल रोल में। मतलब आप फ्रीक्वेंटली अमिताभ बच्चन को देखते होंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन आरबीआई। तो आरबीआई के एडवर्टाइजमेंट्स उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है। बेसिकली आरबीआई के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो लोगों की सशक्तिकरण या फिर एम्पावर करने के लिए होते हैं। सपोर्ट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Okay, so these were the some of the functions of RBI. Now let's come to the some of the differences between IMF यानी कि International Monetary Fund. All right, so we were discussing the difference between International Monetary Fund and World Bank. So International Monetary Fund में oversees the international monetary system और World Bank में seeks to promote the economic development of the world's poorest country. तो आईएमएफ क्या करता है, पूरे दुनिया भर का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको देखभाल करता है, उसको एक चेक में रखता है। ओके, सो ओवरसी करने का काम है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन टाइप काम करती है ना। उसके बाद प्रोमोट्स एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली एक्सचेंज रिलेशंस अमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्रीज। एक्सचेंज स्टेबिलिटी रेट को प्रमोट करती है और ऑर्डरली एक्सचेंज रिलेशंस बरकरार रखने में मदद करती है। ऑर्डरली एक्सचेंज रिलेशंस अमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्रीज assists developing countries through long-term financial financing of development projects and programs। तो वर्ल्ड बैंक क्या काम करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। उसके बाद इंटर आईएमएफ का क्या काम है, असिस्ट्स ऑल मेंबर्स बोथ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज that find themselves in temporary balance of payment difficulty by providing short term short to medium term credits। तो जो कोई देश होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत होती है जिनको, उनको वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है आईएमएफ, है ना। उसके और थर्ड पॉइंट जो वर्ल्ड बैंक है, दैट इज प्रोवाइड्स टू द पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हुड्स per capita GNP is less than 865 a year special financial assistance। तो एकदम कट्टर गरीब जो देश होते हैं उनको स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद आईएमएफ का है सप्लीमेंट्स द करेंसी रिजर्व्स ऑफ इट्स मेंबर्स supplements the currency reserves of its members through the allocation of SDRs, special drawing rights। To date, SDR 21.4 billion has been issued to member countries in proportion to their quotas। तो ये डेटा आप कंसिडर मत कीजिए, लेकिन ये क्या काम करती है कि सप्लीमेंट्स द करेंसी रिजर्व्स ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू द एलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अपना जो मेंबर है उनको करेंसी रिजर्व, उनके जो करेंसी रिजर्व है उनको बूस्ट करती है बाय यूजिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये वर्ल्ड बैंक जो है इनकरेजेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू इट्स एफिलिएट द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है ये प्राइवेट कंपनीज को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करती है। इसके बाद आईएमएफ जो है ड्रॉज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रिंसिपली फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। आईएमएफ को पैसा कहाँ से मिलता है, इसका जो मेंबर कंट्रीज है उनके सब्सक्रिप्शन से आईएमएफ को पैसा आता है। और वर्ल्ड बैंक का पैसा कहाँ से आता है, एक्वायर मोस्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय बोरोइंग ऑन द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। तो ये बॉन्ड इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से पैसा कमाती है वर्ल्ड बैंक। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हमने पढ़ा था कि फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस यू नो एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, है ना।
फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर which neither creates any asset for the government nor reduces the liability of the government. ये important है, neither creates any asset nor it reduces liability. uh, और ये एक रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। In other words, revenue expenditure is incurred by the government for the normal running of government departments and various services. Example of revenue expenditure: salaries, pensions of the government employees, subsidy payments, goods and services consumed within the accounting period, and etc. तो सैलरीज वगैरह जो है सरकारी नौकरी करने वालों की, तो दैट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज expenditure which leads to addition of material assets or reduction of the liability. One feature of capital expenditure is that the benefits from capital expenditure extend over a period of time. तो लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने में मदद करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स। ये सब कोई एसेट बनाना जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके बाद ये तो रहा हमारा एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद रिसीप्ट्स को देखते हैं। तो रिसीप्ट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, रिसिप्ट भी दो तरीके के होते हैं, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिस्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स which include interest, dividend in and profit, dividend on investment and profits made by government. Fees and other receipts for services rendered by government, including revenue from government services like railways, external assistance and grants. तो ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आता है? नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स लाइक recoveries of loans, disinvestment of government's equity holdings in public enterprises, debt receipts, internal and external borrowing. तो अगर आप उस लॉजिक से देखें तो अ, दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, दैट इज रेवेन्यू और कैपिटल। एक सेकंड। मैं एक छोटा सा नोट बना रहा हूँ इस पे, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे लिखना है। तो हमने पढ़ा बेसिकली फिस्कल डेफिसिट के फिस्कल डेफिसिट के कुछ इम्पोर्टेंट। सो हमने पढ़ा फिस्कल डेफिसिट के कुछ कंपोनेंट जो कि ब्रॉडली कैटेगराइज किया जा सकता है रेवेन्यू एंड कैपिटल। इधर हम लोग लिखेंगे इनकम या फिर रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस। ओके। सो पहला जो ये है, इसमें रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट टर्म रिसिप्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म रिसिप्ट्स। फॉर एग्जांपल टैक्स। इनकम, कैपिटल इनकम या फिर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? अ, कोई लेट्स से बिल्डिंग बेच दिया,
sold or any government asset sold। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या आता है? डज नॉट क्रिएट एनी वैल्यू, नॉट वैल्यू एक्चुअली, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। और कैपिटल एक्सपेंस में क्या होता है? क्रिएट्स एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या है? सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और कैपिटल एक्सपेंसेस का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, so this was a summary of of the components of fiscal deficit. Okay, so now let's come back to the our topic. What is the next? ये डेटा पुराना है, प्लीज इग्नोर। अच्छा, हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो फिस्कल डेफिसिट के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली है, हमने जितना भी कंपोनेंट्स पढ़ा ना, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। तो फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है। ओके, और उसका इम्पैक्ट प्रॉब्लम क्या है? मोनेटाइजेशन एंड इन्फ्लेशन। ओके, सो फिस्कल डेफिसिट जब होता है तो मोनेटाइजेशन मतलब सरकार को एडिशनली कहीं उधार उधार करके, आरबीआई से उधार उधार मांग के फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है, इस गैप को मिटाना पड़ता है। और उससे क्या होता है, आरबीआई के पास मतलब बैंक्स को या फिर क्रेडिट के लिए उसके पास कम हो जाते हैं पैसे, और उसके वजह से इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद क्राउडिंग आउट क्या होता है? जब लेट से सरकार सरकार मतलब गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा है जो वो दो तरह के मतलब पर्पसेस के लिए खर्च खर्च कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेट्स से पब्लिक पर्पस, पब्लिक गुड्स के लिए, और दूसरा प्राइवेट गुड्स के लिए। तो जब सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक गुड्स के लिए स्पेंड करने का डिसीजन लेती है, तब उसको कहते हैं बाइंग आउट, है ना? सॉरी, क्राउडिंग आउट। यहाँ पे भी लिखा है, द रियल डायरेक्ट क्राउडिंग आउट occurs when increase in public investment displaces private capital formation broadly on a dollar for dollar basis, irrespective of the mode of financing of the fiscal deficit. Financial crowding out is the phenomenon of partial loss of uh, private capital formation due to increase in the interest rates emanating from the preemption of real and financial resources, government through banking, bond, financial or fiscal deficit. Can there be something called crowding in? We don't know. Which of these two effects is expected to be, which of these two effects is expected to be dominant in a developed country? डेवलप्ड कंट्री में सरकार ज्यादा से ज्यादा क्राउडिंग इन में फोकस करेगी, बिकॉज क्राउडिंग इन मींस बेसिकली रिवर्स, है ना? रिवर्स मतलब सरकार जब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट गुड्स पे स्पेंड करती है, और डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली यही होता है। और डेवलपिंग कंट्री में एक सोशलिस्ट टाइप का पॉलिसी होता है जहाँ पे जो सरकार है मैक्सिमम पब्लिक गुड पे स्पेंड करती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज बेचती है, मतलब स्टॉक्स, अपना नॉट स्टॉक्स एक्चुअली,
It could be stocks, but it could be other forms of uh, uh, securities like treasury bill and all. So typically government borrows funds by issuing government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल अगर उसका फेस वैल्यू 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मेच्योरिटी 20 साल है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको 100 रुपए दे के खरीदने पड़ेंगे। 10% करके आपको 20 साल तक देगा और 20 साल के बाद आपको अपना 100 रुपए वापस मिल जाएगा। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नोन एज ट्रेजरी बिल, जैसा कि मैंने बताया। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझ लेते हैं। टिकर सिंबल क्या होता है? टिकर सिंबल इज द अल्फाबेटिक नेम दैट आइडेंटिफाइज द स्टॉक। प्राइस क्या होता है? करंट स्टॉक प्राइस। ओपन क्या होता है? करंट डेज ओपनिंग प्राइस। क्लोज क्या होता है? करंट डेज क्लोजिंग प्राइस। नेट चेंज क्या होता है? नेट चेंज करंट ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस है। आई थिंक ये थोड़ा गलत है। ये मॉड में, राइट? तो डेज रेंज, द करंट डेज प्राइस रेंज। करंट जो डे है उसका प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डेज रेंज। 52 वीक हाई एंड लो, मतलब पूरे पिछले साल भर जितना भी सबसे ज्यादा पार्टिकुलर स्टॉक का सबसे ज्यादा प्राइस और सबसे लोएस्ट प्राइस। और ट्रेडिंग वॉल्यूम, आप कितने सारे स्टॉक्स के साथ डील कर रहे हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप जो कि जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, मतलब वो कंपनी लेट्स से साबुन बेचती है, तो पूरे साबुन का जो मार्केट है उसमें लेट्स से 100 साबुन बिकता है, तो उसमें से हमारे कंपनी का कितना साबुन बिकता है ना? तो अगर वो 80 साबुन बिकता है तो दैट मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 80%। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के बदले हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो, so this is PE, also famously known as PE ratio। तो PE रेशियो कोई स्टॉक का यह होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ स्टॉक, दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय अर्निंग, अर्निंग फ्रॉम दैट स्टॉक। It could be through any form, let's say in form of dividend or interest, etc. Okay, तब कितने टाइम तक? फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स, मतलब एक साल के लिए। बुल एंड बेयर को थोड़ा समझ लेते हैं। बुल मार्केट होता है जब द इकोनॉमी इज गोइंग ग्रेट एंड स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग, तब बुल मार्केट कहते हैं। मतलब सब कुछ देश में बढ़िया चल रहा है और स्टॉक के प्राइसेस भी धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, तो दैट इज एन आइडियल सिचुएशन एंड दैट इज कॉल्ड बुल मार्केट इन स्टॉक। बेयर मार्केट क्या होता है? जब कोई रिसेशन आने का खतरा होता है, तो इकोनॉमी एक बैड पोजीशन में रहती है और उसको बियर मार्केट बोलते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल आई गेस। That's all for this video, guys. I hope you were if you watched till the end. I hope there was some value I could add to you, and my video could be beneficial for you. For more such informative and useful videos, please subscribe to my channel and leave a like and comment this video. Thank you.